guys, welcome back to our channel that is Career Wave. मेरा नाम सुनील पाठक and today we are welcoming a new candidate that is Rishabh and he qualified with such a glorious marks that is 95. So मुझे लगता है कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहिए था, एक बार बात करनी चाहिए थी. तो we are going to have a little session with him. और मुझे लगता है कि जैसे उनकी पर्सनैलिटी ही will be inspired to know कि उन्होंने कैसे कैसे हर चीज़ों को हर स्टेप्स को थ्रू आउट किया और साथ में कैसे वो करियर वेव के साथ में बने रहे एंड ही नॉट ओनली सेलेक्टेड. So without making any delays in the session, let's join him. Hello Rishabh, very welcome on Career Wave platform. Hello sir, good evening. Introduce करें अपने आप को थोड़ा सा. Good evening. हाँ, तो मैं ऋषभ सिंह, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ सर. और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जादवपुर यूनिवर्सिटी से 2020 में कंप्लीट करा था. और देयर अबाउट मैं अपने मतलब प्रिपरेशंस पे लगा. तो अच्छा, आपने सबसे पहले करियर वाइज में आपने क्या एडीसी को कब से लाया? मतलब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद? नहीं सर, मैं 2020 में ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक साल एक आईटी फर्म के लिए काम किया और उसके बाद मैं डिसाइड किया कि आई विल बी स्विचिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स. तो मैं तैयारी करना शुरू किया था. तो उस वक्त मुझे जून जुलाई के अगस्त फर्स्ट टाइम तो पहले पता थी एटीसी के बारे में, बट मैं सीरियसली फर्स्ट टाइम एटीसी को 2022 में शुरू किया जब करियर वेव मेरे सामने आया और मैं देखा कि हाँ, मुझे एक अच्छा भाई सर मेरे सामने है जो कि मेरे को फर्स्ट टाइम यही बोले कि यार आप चाहो तो खुद से भी प्रिपेयर कर लो, आप चाहो तो किसी का हेल्प भी ले लो, बट जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो हार्ड वर्क ही रहेगा. तो हाँ, वहाँ से फिर मैं डिसाइड किया था कि एटीसी देना चाहिए. तो कैरियर वेव में जैसे आपको बता रहे थे आप यूट्यूब सर्च कर रहे थे, उसी टाइम पे अचानक से पॉपअप हुआ था. और दो सर्च करने के बाकी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कैरियर वेव नहीं दिखता है, आपको दिखा था. उसके बाद में आपने सबसे पहला क्लास कौन सा देखा था? देखो सर, एटीसी वाला टेक वीडियोस के वो जो प्लेलिस्ट था ना जो आप लोगों ने फ्री में डाल रखा था, तो वो मैं मतलब मैथ्स के लिए मैं सर्च कर रहा था. जब मैं सिलेबस पढ़ लिया तो मैं सोचा कि अब मेरे को एक सीक्वेंस चाहिए. तो मैं गया यूट्यूब पे सर्च करा और फॉर्चुनेटली मेरे को आपका वीडियो पहले दिखा था. तो फिर वहाँ से मैथ्स का प्रिपरेशन शुरू किया था. अच्छा, एक चीज़ ये भी थी कि पिछली बार भी और उसकी पहली बार भी जब भी हम लोग इधर लास्ट के 2-3 वैकेंसीज देख रहे हैं तो वी कैन सी दैट कि नोटिफिकेशन में और टाइम में बहुत कम टाइम गैप मिलता है. तो इतने कम ड्यूरेशन में कैसे आप मैनेज किए? आपका क्या मतलब रोल, कैसे आपने हर एक चीज़ को मॉडिफाइड किया? सर 2022 में तो जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी ना, मेरे को इंस्टिंक्ट ऐसा फील हुआ था कि इस बार शायद एटीसी वाले सारे काम जल्दी करने वाला है. पता नहीं क्यों मेरे को लगा था. तो मैं बहुत सीरियसली नोटिफिकेशन के डे से ही पढ़ना शुरू कर दिया था. तो जब लोग सीरियस हुए थे तब तक मेरा 50% सिलेबस खत्म हो गया था. तो वहाँ से फिर मैं पढ़ना जब शुरू किया तो फिर देयर वाज नो गोइंग बैक आउट. हमें लग रहा है कि जुलाई 22 मतलब एक वैकेंसी आप जो बात कर रहे हैं वो जून वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं. उस बार कितने स्कोर आपके बने? सर, मैं कमेंट भी किया था कई बार, आप शायद याद ना हो सर. 96 शिफ्ट टू यूआर. मैं डेट ऑफ बर्थ की वजह से शायद रिजेक्ट हुआ था, मैं आपको बताया था. अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया. हाँ, वो वॉइस टेस्ट के दौरान में शायद कुछ दिक्कत आई थी ना? नहीं सर, मैं लिस्ट में ही सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे लिस्ट में ही नाम नहीं. सेम स्कोर पे एक बच्चे. हाँ, मैं इसीलिए उस पोस्ट पे आपके कमेंट किया था. पर फिर कमेंट्स बहुत सारे रहते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है बाय नेम नहीं याद रहता. हाँ, जब सिचुएशन रिकॉल होता है तो याद आ जाता है कि हाँ ये था. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. नो प्रॉब्लम. एग्जैक्टली होमवर्क नहीं किया सही से आज इसका मतलब है ना. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. तो उस बार आप कितने आए थे? इस बार आपने कब से तैयार की थी? मतलब आपको आइडिया इस बार था पहले से, आप प्रिपेयर कर रहे थे या जस्ट आपने उतने ही समय में किया था? नहीं सर, इस बार मेरा बस मेन फोकस ये था कि मैं मॉक्स दूंगा, उसको एनालाइज करूंगा और इसके लिए फिर तैयारी हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगा था. तो मैं मॉक्स लगभग 20 डेज़ के अप्रॉक्स में पहले शुरू किया था वापस में मॉक्स देना, और सिर्फ मॉक्स और उसका एनालिसिस करता, क्योंकि मेरे नोट्स सारे तैयार थे. तो नोट्स पढ़ने में मुझे जो टाइम लगते थे, दिन के 2-3 घंटे नोट्स पढ़ लिया, 1-2 मॉक दे दिया और वैसे. मोस्टली ये होता भी है कि अगर मान लीजिए आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है
और जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम पे अगर आप प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दें तो हाँ। सक्सेस रेशियो अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि करेक्ट, रीज़न करेक्ट। यही है कि आप उतने कम टाइम में नया पढ़ करके फिर से उसको प्रैक्टिस करना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ऑल्दो उसमें भी लोग कर पाते हैं अगर पहले से थोड़ी बहुत कुछ ग्रास्पिंग है, बट ऑल ऑफ अ सडन अगर नोटिफिकेशन आता है 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन में आपको लगे कि आप पूरा सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही होता है ना? तो नॉन टेक के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी रही? मतलब नॉन टेक वाले पोर्शन में कैसे आपने मतलब उसको कवर किया? क्योंकि नॉन टेक तो थोड़ा-सा आपकी पेचीदा था वैसे। तो सर सबसे पहले मैं जब पेपर एनालिसिस कर रहा था तो कई जगह मुझे पता लगा था कि ये जो लोग नॉन टेक का डिपार्टमेंट है ये लोग मोस्टली एसएससी सीजीएल टियर 1 के पेपर से पिकअप करते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे मन में बस इतना ही चल रहा था कि अगर मैं टॉपिक वाइज करने चला गया क्वांट्स के टॉपिक्स या रीजनिंग के टॉपिक्स तो वो खत्म नहीं होने वाले कभी भी, मतलब जितना ड्यूरेशन बचा था। तो मैं उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि मॉक दूंगा खूब सारे एसएससी टियर 1 के और उसको एनालिसिस करता रहूंगा और उनके पेपर के रिलेवेंट जितने भी टॉपिक थे उनको प्रायोरिटी देके पढ़ता था मैं। तो मेजर एनालिसिस मॉक के एनालिसिस से ही मेरा क्वांटिटी मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट अच्छे से तैयार हुआ। वैसे हम भी सजेस्ट यही करते रहते थे बीच-बीच में, जब भी हमने सजेशन दिया होगा नॉन टेक के लिए तो यही सजेशन रहा कि आप टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी जहाँ से आपको बेटर लगे या अपने रेलवे एप्लीकेशन से ही अगर आप इनरोल्ड हैं, तो कम से कम ये रहे कि सीजीएल के प्रीलिम्स के तो एटलीस्ट मॉक्स दिए रहें, जो प्रीवियस ईयर के हैं, ना कि मॉक्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे लें। तो हमें लगता है कि ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है आपके एग्जाम में क्वालिफाई होने की, और मोस्टली लोग वही किए भी हैं जो क्वालिफाइड हैं, या अच्छा स्कोर किए हैं नॉन टेक वाले पार्ट में। इस बार आपको क्या लगा, टेक्निकल और नॉन टेक में सबसे ज्यादा आपके हिसाब से कौन सा टफ था, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? सर टफ ऑन अगर जैसे लेवल तक पूछें। हाँ मतलब जीके के वजह से टेक्निकल वाला पार्ट आसान हो गया, नॉन टेक थोड़ा डिफिकल्ट हो गया जीके इन पर्टिकुलर, और थोड़ा सा एप्टीट्यूड के 2-4 अच्छे क्वेश्चन आ गए। तो जिन्होंने पिक एंड चूज अच्छे से करा होगा, जिन्होंने स्किप करा होगा, वो नॉन टेक वाला पार्ट भी ठीक कर पाए होंगे। पर हाँ नॉन टेक वाला पार्ट मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था, टाइम जल्दी। कंज्यूमिंग था। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे नॉन टेक में कितने मार्क्स बने थे और टेक में कितने आपके बने थे? एग्जैक्ट 48 मार्क्स बने थे मेरे नॉन टेक में और 47 टेक। और सर दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने बताया कि 2020 में ही आपने एक बार शुरुआत किया था, ऑल्दो इट वाज नॉट डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ योर लाइफ, बट शुरुआत आपने तब की थी। फिर 2022 आ गया, उसमें फिर दिसंबर वाली नोटिफिकेशन है इस बार आप देख पा रहे होंगे सर। और पिछली बार तो आप बहुत ही बारीकी से चुके थे, ऑलमोस्ट उसी मार्क्स पे कोई एक बच्चा क्वालिफाई हुआ था, और आपका एज हमको लग रहा है कम रहने की वजह से आपको नहीं मिला चांस, क्योंकि एज फैक्टर का बड़ा रोल रहता है हर एक एग्जाम में अगर चीज़ें क्लैश करें। तो जाहिर सी बात है डिमोटिवेशन तो आता ही है, डिमोरलाइजेशन भी आता है, उसमें हम लोग किसी न किसी की ओर देखते हैं कि हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, चाहे वो घर फैमिली हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आपने मैनेज किया, कहाँ से किया, कैसे किया, और प्लस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से आपने लिया? सर ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हर इंसान के घर पे ही होता है, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे लिए तो, क्योंकि आज तक मैं जब भी कोई डिसीजन लिया तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, ये 3-4 लोग हैं जो इन पर्टिकुलर कभी भी मेरे को बोले कि यस यू कैन डू इट, आप छोड़ दो। मतलब मैं जब जॉब छोड़ा था तो मैं पापा से उनको बस बोला कि आई वांट टू क्विट द जॉब, आई डोंट वांट टू डू दिस। उन्होंने मुझे एक इंस्टेंस पे बोला यू आर नॉट मेंट टू बी हियर, यू आर मेंट टू बी समवेयर एल्स, आप इसको छोड़ दो। तो वहां से वो मोटिवेशन, वो ट्रस्ट, लॉकडाउन आ गई थी, ये घर का तो मोटिवेशन था, पर फिर भी आपको पता था ना कि ये लोग आपको इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, बट जो उस फील्ड में है वो लोग जब आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हो, जैसे आपको जब देखता था तो मैं कई बार आपको कमेंट किया हूँ सर कि आपका ऑरा मुझे बहुत पसंद है, तो वहां से इंस्पिरेशन मिलती थी सर, तो देखता था, अच्छा लगता था, और इंस्पिरेशन तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि आप एक लकी पर्सन हैं, क्योंकि जो अपने कंजर्वेटिव मदर एंड फादर हैं आमतौर पे लगभग 60-70% कैंडिडेट्स के, तो होता क्या है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अपना एक जॉब कर रहा हो, और एक अच्छी खासी जॉब छोड़ने नहीं देते,
और मोस्टली उस हिसाब से सपोर्ट तो उनके दिल में हमेशा रहेगा आपके लिए, बट एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच रहता है, प्रेशर रहता है कि जल्दी से जॉब निकालो, और एक अलग सा और हेडेक दे देता है कैंडिडेट्स को। आमतौर पे ऐसा अब नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन मोस्टली देखने को मिलता था, हमारे टाइम तक तो मिलता था वैसे। तो इस मामले में आप बहुत लकी हैं, विश यू सो कि आप आगे भी लकी बने रहें। एंड नेक्स्ट इज कि सबसे खास बात ये है, ये थोड़ी सी पर्सनल टाइप की क्वेश्चन है, कि हमारे पास में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल्दो सबको पता है ये चीज कि सबके पास में डिस्ट्रैक्शंस तो रहते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन आपके पास थे या मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप स्पष्ट रूप से बताए ही हमें, लेकिन मोस्टली मोबाइल जैसे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गए, कई घंटों की बातें हो गई, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप किसी भी अपने पुराने रिलेशंस वगैरह को ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, या नहीं हो सकता तो आप रील ही देखते हो यूट्यूब पे, तो ऐसे में आप टाइम को कैसे मैनेज करें? हमसे बच्चे थोड़े से फ्रेंडली रहते हैं, तो लोग अक्सर पूछते हैं सर यही सारा समस्या आता है, मन करता है तोड़ दूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि पढ़ेंगे कहाँ से फिर, क्योंकि ऑनलाइन ही क्लासेस है। तो ये इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? अगर आपके साथ में ऐसी कोई सिचुएशन रही है तो आपने कैसे इसको पॉइंट आउट किया या इसको कैसे टैकल किया, और अगर नहीं रही तो आपके हिसाब से या आपके ओपिनियन में क्या सही तरीका होना चाहिए इस तरीके की चीजों को डील करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा ओरिएंटेड रहें, एग्जाम ओरिएंटेड रहें, अपने आप को बेहतर मैनेज करें? हाँ, तो सर सबसे पहले जब आप इन प्रिपरेशन कभी भी शुरू करते हो, तब आपको सबसे पहले यही तो डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। तो जब मैं प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैं अपनी टाइम सोशल मीडिया पे तो बिताता था, और जब मैं एक दिन नोटिस करा कि मेरा स्क्रीन टाइम 8-10 घंटे ऐसे ही है, और वो किसी भी फ्रूटफुल चीज़ पे स्क्रीन टाइम ऑन फेस, मतलब जस्ट सोशल मीडिया पे, मतलब तो मैं रियलाइज़ करा, हाँ, तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन जो मेरे को दिखा वो मेरा सेल फ़ोन था, और उसको मैं चेंज करके इसको ले आया सर, छोड़ दिया ये you won't believe कि सेम टाइम पे मैं आपको अपना फोन बता रहा हूँ, दिस इज माय सेल फोन दैट आई यूज, सेम सेल फ़ोन। और ये है जो आप लोग को रिप्लाई देने के लिए होता है, बट मेरे मोस्ट पास ऑफ द भी। टाइम ये ऐसे ही ड्रॉवर में पड़ी रहती है, और ये वाला हाथ में रहता है, अदरवाइज काम इसी से चलता है। और मैं बस सजेस्ट भी करता हूँ सबको कैंडिडेट्स को कि पढ़ने के लिए आपने फोन ले रखा है तो उसको रखें, उसमें सिम कार्ड रखने की जरूरत नहीं है, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लें, या लैपटॉप से अगर करते हो ज्यादा बेटर है। अगर लैपटॉप नहीं तो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन, तो वहीं तक यूज करें, अदर सिम उसमें डालें, एक अलग सिम डाल दें उसमें, और उससे बस पढ़ने वाला काम करें, उस पर और कुछ रखें ही नहीं, बस एक सिंगल एप्लीकेशन उस पर है, बाकी सब डिसेबल करके डाल दें। तो हमें लगता है काम भर का समय बच जाता है, लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में जाएंगे डिजिटल वेलबीइंग सेक्शन में, एंड फिर आप देखेंगे मोबाइल पे कितना टाइम बिता रहे हैं, तो यू विल सरप्राइज टू नो कि आप अपने जागने वाले समय का मिनिमम आधा घंटा व्यतीत कर रहे होंगे, है ना? एग्जैक्टली वही हुआ सर। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हो चुका था ये मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लोग होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं इसके बाद भी, पर मेरे को समझ आ गया था कि अभी ये मेरे लिए इनवॉलंटरी हो चुका है, तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। तो ये सब्स्टिट्यूट मैं ढूंढ लिया, और बाकी सैक्रिफाइसेस तो थे ही सर, वो तो नो पार्टी नो ये, पर हाँ, ऑल वाज वर्थ इट, इतना पता है, तो ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो 15 दिन की एक स्ट्रेटेजी होती है सबकी, जब एग्जाम के 15 दिन बचते हैं या 15 दिन पहले या 12 दिन पहले हमको लगता है एग्जाम का डेट ही अनाउंस होता है, तो जब डेट अनाउंस हो जाता है उसके बाद दोनों बार ऐसा हुआ, पिछले दोनों बार जब आपने अच्छे स्कोर किए मार्क्स, दोनों बार में ऐसा हुआ, तो आपका उस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रहा है? लास्ट 14 10 12 15 डेज, 12 टू 15 डेज के बीच में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थी? सर तो मेरा एक दोस्त हुआ करता है, अभी भी है, मतलब विकास नाम है उसका। तो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए थे कि जब हम लोग नोटिफिकेशन जब हम लोग निकला था, तब हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग अपने टॉपिक्स को जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम लोग मॉक्स को एंटर करेंगे। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन वही होता था कि हम लोग ये मॉक्स को एंटर कब करें। तभी हम लोग ये डिसाइड किए थे कि वो जो लास्ट 15 डेज है ना, वो मेन होंगे जब हम लोग फुल फ्लो में होंगे। तो हम लोग ये डिसाइड करके कि जैसे हम लोग को पता होता है कि जनरली हम लोग का दिन में एग्जाम होने वाला है, तो पढ़ने वाले लोग तो रात को पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, पर एक चीज़ फिक्स कर लेना चाहिए कि आप या तो 10 बजे दिन में जब हमारे पेपर होता है तब आप अपना पढ़ने का टाइम सेट कर लो, और उस वक्त ही वो 15 दिन तो पक्का पढ़ो। आपका 100% तभी डिलीवर होगा एग्जाम पेपर के दिन, ऐसा मैं फील किया। तो नहीं, फीलिंग की फैक्ट है। हाँ, तो आप अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप शायद रेस से थोड़े पीछे पहले ही हो जाओगे। तो आप ये स्ट्रैटेजी को ज़रूर अपनाओ, और ओनली थिंग विच कैन टेक फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड इज दैट मॉक्स और उनका एनालिसिस। आप मॉक दो और उसका एनालिसिस करो,
वो 15 डेज टेम्परामेंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे मार्क्स आपके फ्लक्चुएट करेंगे बहुत ज़्यादा। कभी एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग खराब, कभी फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, मैथ्स खराब। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक्स मेरे नहीं हो पा रहे उसको एनालाइज अगर मैं कर ले रहा हूँ तो नेक्स्ट डे वो गलती ना हो। एरर को मिनिमाइज करने का कोशिश करना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बस इतना ही सा स्ट्रैटेजी था सर। लास्ट सिंपल ईयर थिंग्स। ये मेनली कोशिश करनी चाहिए। और वाइवा वॉइस टेस्ट जैसे होनी है और आज डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी आ गई है, तो वहाँ पर कौन सा डेट पड़ा है वैसे? सर मेरा 1 मई को ही डेट पड़ा है, पहला ही स्लॉट। हाँ। तो डॉक्यूमेंट का जो एक चेकलिस्ट आती है, क्या मेल आई ना आपको कभी, मतलब कोई इधर हाल ही? अभी तो आज तो आनी है सर, मोस्ट प्रोबेबली आज आज आ आ जाएगी वैसे मोस्टली। तो वही है कि आपको जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हो, जो चेकलिस्ट लिखी हो, हाँ हाँ उसको 10 दिन के अंदर थोड़ा सा मैनेज कर लें और उसको एक दो बार चेक कर लें, क्योंकि वैसे तो एआई उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, बहुत ही मतलब अच्छे लोग हैं, टीम बहुत बढ़िया है वहाँ की। दैट मीन्स कि आपको हर स्टेप पे अगर बस वही कि आपकी कोई गलती नहीं होगी तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस उसका थोड़ा बहुत डिले आपको देखने को मिले। तो आई वुड लाइक कि आप सारा चीज़ अपना टाइमली मैनेज कर लें, क्योंकि शुरुआत में ही आपका वॉइस टेस्ट भी है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ तो हमारी तरफ से थी जो हमें लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपकी तरफ से क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि सर ये चीज़ आपके यहाँ चैनल में छूट रही थी और ये बात मैं डिलीवर करने वाला हूँ आज। चैनल में छूट रही थी और मुझे डिलीवर करना चाहिए। कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन एक लगता हो आपके अकॉर्डिंग, आपके परसेप्शन में जो लगता हो कि ये वाला पार्ट होना चाहिए तैयारी के पर्सपेक्टिव से, दैट वुड बी सर इवन मोर। ऑनेस्टली बोलूँ तो फ्री कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है, जो आप लोग पहले से कर रहे हो। तो मेरे लिए तो इतना काफ़ी था, बट अगर आप और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही सेशंस लाते रहोगे, मोटिवेट करते रहो, आप सिर्फ लाइव आते रहो ना सर, बच्चे पढ़ेंगे इतना करेंगे। नहीं, तो कोशिश करेंगे आज। हमने प्लान भी किया था इस बार कि थोड़ा सा आउटपुट देख करके कि इस बार लगभग यूट्यूब सेशन सेंड हो रहा है 25-30 के आसपास तो कॉल्स आए होंगे यूट्यूब सेशंस वाले बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, बात कर रहे हैं हमसे बार बार, जैसे गौरव हैं, आकाश शाह हैं, अनिकेत, आप हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि इस बार थोड़ा टाइम लेकर के हम कैसे भी करके 10 से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली यूट्यूब पे आए, 10 मिनट का 20 मिनट का सेशन एक जरूर रहे और कुछ ना कुछ बातचीत करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अफवाहों से बचना चाहिए, क्योंकि आज एक छोटी सी सर्कुलेशन कई सर्कुलर लोग पाए हैं तो उसको वायरल कर रहे हैं कि देखो वैकेंसी नहीं आई। ऑल्दो वो चीज़ नहीं है जो वो समझ रहे हैं, और मुझे लगता है इस पर मैं आज शाम को एक लाइव सेशन जरूर करूँगा ताकि क्लियरिटी क्लैरिटी रहे। बाकी पार्ट आपका पूरा नहीं कर पाए थे, आप पूरा बात बताएं। हाँ, तो ये तो है सर। और कंटेंट वाइज तो सुपर्ब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। चाहूँगा अब इस चीज़ के लिए अभी तो मैं। हाँ, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आप फाइनलाइज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि पिछली बार हमारे साथ में एक लड़का है, सौरभ करके उसका नाम है, और वो पिछली बार सेलेक्ट नहीं हुए थे, ऑल्दो उनके मार्क्स बहुत बढ़िया रहे हैं, 106 के आसपास रहे हैं। बट उनके साथ समस्या क्या रही है कि डीवी के टाइम पे उनको कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्की शायद थी भी, उनका मोटिवेशन डाउन था, डिप्रेशन में लंबे समय से थे। तो ध्यान ये रखें कि जब वहाँ जाएँ तो चेहरे पे एक स्माइल रहे से आ जाती है। आप सेशन के दौरान स्माइल कर रहे थे, सेम ऐसे एक हल्का सा कॉन्फिडेंस एक नेचुरल वे में ऐसे ही जाएँ, तो मुझे लगता है कोई और दिक्कत आएगी। तो वैसे भी वॉइस टेस्ट में कोई जल्दी डिबार्ड नहीं होते हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल केस रहा है, और इस बार भी उन्होंने बढ़िया स्कोर किया है और इस बार काफ़ी अच्छे गुड हेल्थ कंडीशन में भी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बार उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, कॉन्फिडेंट रहे, और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें इन ऑर्डर रहेंगी। कोई चीज़ का किसी तरह से टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लगता है यू कैन शेयर विद मी आल्सो, या श्योर कोई भी सर, सेशन को आई बाद में भी विल, देखे तो भी कर सकता है। आई विल। है ना? मुझे लगता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई समाधान तो होगा ही। एटलीस्ट हम लोग उसको फोकस में क्यों उसमें टेंशन लेना बार-बार। नहीं, नहीं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई भी समस्या आएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम योर साइड, बट अगर आप कोई इसके अलावा भी बताना चाहें देन मोर देन वेलकम। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आप जब भी क्वालिफाई करें तो एक बार हमसे मिलने जरूर आएं, और अगर नहीं आ पाए तो एटलीस्ट एक मिठाई का डब्बा जरूर दे दें। मेरे पास भेजते हैं, बहुत सारे मिठाई डब्बे आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। श्योर सर, बिल्कुल आऊँगा, मिलूँगा आपसे ज़रूर, इन पर्सन ज़रूर मिलूँगा सर। सो ओके, दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन।
Welcome, Rishabh. So this was all from Rishabh, and he is the qualified candidate from this session. And wish you all the guys best for the deep document verification that is upcoming. और जो लोग नेक्स्ट वाले वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी हमको लगता है कि ये बढ़िया मोटिवेशन सोर्स रहे हैं। कुल मिला के हमारी बात आप लोगों से बस यही है कि एक ऑर्डर में सही से पढ़ने की कोशिश करें और अपना मोटिवेशन कहीं ना कहीं ढूंढ के रखें या अपने अंदर से लेके आए, ज़्यादा बेटर है। एंड अबव ऑल थोड़ा सा कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शंस कम करें, सोशल मीडिया कम करें, तो हमको लगता है कि आप बेहतर वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी कभी भी कोई दिक्कत हो ऐसे कुछ कैरियर वेव को याद करें, हमें पर्सनली याद करें, हमारा नंबर तो आपको पता ही है। ओके, तो विश यू द बेस्ट, बाय बाय।